नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे, आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से उसे कर पाओगे। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और साथ ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैंने इसमें दे रखे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एक बार इन्हें देख लोगे तो आपको जो है एग्जाम में आएगा तो आप क्विकली ही उसे कर पाओगे, बस थोड़ा सा आपको बना के रखना है। बात कर लेते हैं, हम सीधा शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए 1 मार्क्स क्वेश्चंस की तरफ। 1 मार्क्स में आपको आगे चल के एमसीक्यूज भी मिलेंगे। पहले हम ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द लेयर ऑफ सेल दैट फॉर्म्स द आउटर वॉल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर जो है आपको पता होगा। ब्लास्टोसिस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से रहता है। ये तो आपका होता है बाहर का लेयर और ये अंदर में ना इस टाइप का आप वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का जो बाहर का लेयर होता है इसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट और ये आपका होता है इनर सेल मास। तो आउटर वॉल हमारा क्या हो गया, ट्रोफोब्लास्ट। तो इसका सिंपल आंसर आ गया हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट। सेकंड है, व्हेन डू द oogenesis एंड द स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट इन ह्यूमन फीमेल। की ह्यूमन फीमेल और मेल में oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है। तो oogenesis तो फीमेल के अंदर फीटल या फिर एम्ब्रियोनिक टाइम पे ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो मेल के अंदर ऐसा नहीं होता। मेल में जो है प्यूबर्टी के समय स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। मेल के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में होता है oogenesis। oogenesis जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो प्यूबर्टी के समय शुरू होता है। इसके बाद आपका जो है यहाँ एमसीक्यूज आ गया। आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू, कि ग्राफियन फॉलिकल से क्या चीज़ बन जाता है। तो वहाँ पर आप देखोगे इस तरह से वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा कि इस तरह से जब यहाँ से चला जाता है ये, तो यहाँ पर जो है आपको जब एनसीईआरटी में जाओगे ना तो यह बच जाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका सिंपल आ जाएगा कि ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और सेकेंडरी oocyte जो है वो आपका यहाँ से बाहर चला जाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म ड्यू टू। क्योंकि जब आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसके आगे में ना एक्रोसोम लगा होता है, उसके आगे में ये जो रहता है आपका एक्रोसोम होता है। तो इसी एक्रोसोम का ही आपको क्या करना है, आपको बताना है कि एक्रोसोम रिएक्शन जो होता है वो कब होता है, किस चीज़ के कारण होता है। तो जब एक्रोसोम ओवा के जो जोना पेलोसिडा की लेयर होती है ना उससे जैसे ही कांटेक्ट में आता है तभी ही उसकी रिएक्शन शुरू होती है। तो ये किस में लिखा हुआ है आपका, जोना पेलोसिडा ऑफ द ओवा, ए ऑप्शन में। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ए। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा कई सारे हार्मोन को सिक्रेट करता है, लेकिन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि सिक्रेट नहीं करता है। तो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन ये तो सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन भी सिक्रेट करता है, लेकिन एलएच को जो है वो ह्यूमन प्लेसेंटा जो है सिक्रेट नहीं करता। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा डी। सिक्स्थ है, आफ्टर बर्थ होने के बाद कोलेस्ट्रम इज रिलीज फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। कोलेस्ट्रम जो होता है वो मेमोरी ग्लैंड से रिलीज हो जाता है, लेकिन वो किस चीज़ में रिच होता है, जिससे कि बच्चों को फ़ायदा हो सके, जिससे कि बच्चे जो हैं आगे चल करके जैसे उन्होंने अर्थ पे आए हैं तो उन्हें जो है ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम ना हो, अब वो अच्छे से सर्वाइव कर सके, उन्हें कोई डिजीज़ जो है तो तुरंत ही ना हो जाना चाहिए, उसके लिए जो है कोलेस्ट्रम होता है। और उस वो जो रिच होता है किसके अंदर, एंटीबॉडीज़ तो रहेगा ही रहेगा, तो दोनों में एंटीबॉडीज़ है। साथ ही उसके अंदर होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन इसमें भी है और प्रोटीन इसमें भी है, और उसमें होते हैं कुछ फैट, लेकिन फैट जो होते हैं वो लो मात्रा में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि फैट जो है वो लो क्वांटिटी में होगी या फिर एंटीबॉडी लो क्वांटिटी में होगी। तो सिंपल बात है, सभी को पता है कि एंटीबॉडी ज़्यादा होगी तभी बढ़िया होगा, तो आपका एंटीबॉडी ज़्यादा और फैट जो है वो लो मात्रा में। 7 है आपका, विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से कौन सा चीज़ इसमें रिलीज होता है, प्राइमरी oocyte,
ये तो मैंने पहले बता दिया। ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था उसमें मैंने बता दिया था ये वाला कि आपका क्या होता है, यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और कॉर्पस ल्यूटेम यहाँ पे बच जाता है। तो आपका यह तो सिंपल हो गया सेकेंडरी oocytes। अब आ जाते हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके किस टाइप से पूछे जाते हैं कि आपको फंक्शन बताने हैं कॉर्पस ल्यूटम के और एंडोमेट्रियम के। तो आपको एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और आपका पेरीमेट्रियम। तो इसमें से एंडोमेट्रियम का स्ट्रक्चर और कॉर्पस ल्यूटम जो हमने ऊपर भी पढ़ा था उसका आपको फंक्शन बताना है दोनों के। सबसे पहले अगर कॉर्पस ल्यूटम की बात करें तो ये एक सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है आगे चल के एंडोमेट्रियम को अच्छे से प्रिपेयर करता है ताकि उसमें इम्प्लांटेशन हो सके और जो फीटस का डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो सके। तो ये तो सिंपल कॉर्पस ल्यूटम का काम हो गया प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना। एंडोमेट्रियम का काम होता है वो हमेशा हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसके अंदर साइक्लिकल चेंजेस होता है, जिससे कि और साथ ही साथ वो ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांटेशन करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो है वो एंडोमेट्रियम में भी होता है। और साथ ही साइक्लिकल चेंजेस जो कि एवरी मंथ फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसके साइकिल को चेंजेस करने में भी किसका रोल है, एंडोमेट्रियम का। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं सेकंड की कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रम आपको बताना है, साथ ही इसके सिग्निफिकेंस बताने हैं न्यू बॉर्न बेबी में। तो यह तो हमने ऊपर ही देख लिया कि जो कोलेस्ट्रम क्या होता है, ऐसा मिल्क जो कि मेमरी ग्लैंड जो सिक्रीट करता है जैसे ही बेबी बर्थ के बाद 2 से 3 दिनों के, वो से हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। और ये रिच होते हैं किसमें, प्रोटीन में, लो इन फैट, एंटीबॉडीज, IgA हो गया जो कि आपका न्यू बॉर्न इन्फेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। तो वही हो गया जो ऊपर था, वो तो मैंने पहले ही समझा दिया था। यहाँ हमने बस देख लिया कि किस तरह से आपको लिखना है। इसी तरह से लिखोगे ना तो आपको वहाँ पर पूरे मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। यहाँ पे थर्ड है कि वेयर द फिमरी प्रेजेंट इन द ह्यूमन फीमेल, की ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिमरी कहाँ प्रेजेंट होता है, और साथ ही उसके फंक्शन को भी बताना है कि फिमरी का फंक्शन क्या है। तो आप फेलोपियन ट्यूब की बात करोगे तो जैसे ओवरी जो होता है तो ओवरी से इधर हम फेलोपियन ट्यूब बना लेते हैं। तो इस तरह का ना जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है, जो कि यहाँ जाकर के फिर यूटेरस से कनेक्ट होता है। ये होती है फेलोपियन ट्यूब। इसी फेलोपियन ट्यूब में यहाँ जो होता है ये होता है फिमरी। ये फिमरी फनल शेप्ड एज होता है कहाँ पर, ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। और ओविडक्ट भी हम इसे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कह सकते हैं, या फिर फेलोपियन ट्यूब। इसके बिल्कुल एज पे आपका होता है फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और ये क्या करता है, क्योंकि इसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देख भी पा रहे होगे, तो इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से वो ओवम को या फिर जो सेकेंडरी oocyte हमारा ओव्यूलेशन के दौरान निकला था उसे पकड़ के लाता है। तो ये तो हो गया सिंपल आंसर। थर्ड आपका इसका फोर्थ है, आपको इस स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर को देख करके आपको इसके नाम को बताने हैं, साथ ही फंक्शन बताने हैं ए और बी के। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। कौन सा, ए आपका ट्रोफोब्लास्ट, बी आपका क्या है, इनर सेल मास। अब इनके जो है फंक्शन की बात करोगे तो ट्रोफोब्लास्ट का क्या होता है, हमने अभी देखा था कि एंडोमेट्रियम से क्या करता है, जो अटैच करता है ना वो आपका ट्रोफोब्लास्ट ही अटैच करता है। साथ ही न्यूट्रिटिव मटेरियल भी सिक्रीट करता है। और अगर इनर सेल मास की बात करें, ये वाला जो इनर सेल मास है ये क्या करता है, यही आगे चल करके एम्ब्रियो बनाता है। इनर सेल मास ही एम्ब्रियो बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट जस्ट अटैच करता है। कोई भी न्यूट्रिटिव मटेरियल जो होते हैं जो सिक्रीट किए जाते हैं यूट्राइन के द्वारा, एंडोमेट्रियम ग्लैंड के द्वारा, तो वो आपको एम्ब्रियो को फिर आगे चल के मिलता है। इसके बाद आपके आ जाते हैं हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर हम बात करें, सबसे पहला है मेंशन द नेम एंड रोल ऑफ हार्मोन बताने हैं, जो कि गेमिट फॉर्मेशन के दौरान ह्यूमन मेल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो यहाँ पे आपके जो है 3 हार्मोन के बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने 3 हार्मोन लिख दिया, GnRH, GSH और ICSH। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है एडेनोफाइसिस को, जो कि गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करता है। और GSH की बात करें तो ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, जो कि इसका स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवाता है। ICSH जो होता है वो इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है और उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। 3 फंक्शन लिख दिए। NCERT में जो ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन कई बार जो है इस टाइप ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द वेरियस मेल एसेसरी ग्लैंड। आपको अलग अलग तरह के मेल एसेसरी ग्लैंड बताने हैं और उनके फंक्शन को भी बताने हैं। तो मेल एसेसरी ग्लैंड आपको पता है कौन से हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, आपका जो है सेमिनल प्लाज्मा,
जो दीज आपको जो होते हैं सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करते हैं, जो कि फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम में रिच होते हैं, ताकि जो अच्छे से स्पर्म की जो है मोटिलिटी हो सके, अच्छे से वो मूव कर सके। लेकिन बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड होता है उसका जो सिक्रीशन होता है वो पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करवाता है। इसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, हमारा यहाँ पर है, आपको इसमें बताना है, एक्सप्लेन करना है इनर एंड मिडल वॉल ऑफ ह्यूमन यूटेरस। ह्यूमन यूटेरस का जो मिडल लेयर है वो, और साथ ही आपका जो है इनर लेयर है वो। तो आपका जो है रोल ऑफ इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ यूट्रस को हम कहते हैं, जो अंदर की साइड रहता है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, और जो बीच वाला लेयर रहता है उसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम। तो अंदर वाले का काम तो सिंपल है, वो ग्लैंडुलर होते हैं और वो एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस में, साइक्लिकल चेंजेस में हेल्प करते हैं। और अगर मिडल वॉल की बात करें तो वो आपका हो जाता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का फंक्शन क्या है, ये स्मूथ मसल है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, स्मूथ मसल है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब बेबी की डिलीवरी के वक्त जो होता है बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मायोमेट्रियम ही करवाता है, जिससे कि बेबी जो है वो बाहर आ सके। इसके बाद बात करें, फोर्थ है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है किसका, ह्यूमन स्पर्म का। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, पूरे के पूरे एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। तो डायग्राम में आपका ह्यूमन स्पर्म है, जिसमें कि आपको हर एक चीज़ को दिखाना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एक्रोसोम हो गया, या आपकी जो नेक है, नेक के बाद ये मिडल पीस है, मिडल पीस के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, ये टेल हो गया, और ये पूरा का पूरा हेड हो चुका है, ये हमने ले लिया। और एक्रोसोम में पूरे के पूरे एंजाइम जो होते हैं वो फिलअप होते हैं। ये तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बना लिया, साथ ही इसके बारे में हमने कुछ कुछ बातें भी हमने लिख दी ताकि टीचर को अच्छे से समझ में आ जाए। कि कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना, और अगर आप उसके अंदर स्ट्रक्चर बना देते हो तो टीचर को काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा लगता है। जैसे मान लो अगर यही क्वेश्चन हमारे पास था ये वाला, आप इसमें स्ट्रक्चर भी बना सकते थे। अगर आप इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दोगे, इस टाइप से ये रहा, और आगे ऐसे ऐसे कर दोगे, और इस टाइप से यहाँ पर लिख दोगे कि ये जो है आपका एंडोमेट्रियम है, ये आपका जो है वो मायोमेट्रियम है, तो आपको टीचर को काफ़ी ज़्यादा लगेगा कि हाँ भाई बच्चों को पूरा पता है, इसने बिल्कुल बना दिया। वो आपको स्ट्रक्चर देख के भी आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, साथ ही साथ आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें भी लिख दी कि गर्दन में मतलब नेक में क्या क्या होती हैं। तो 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है जो कि आपका बहुत ज़रूरी होता है फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन के लिए। और इसके बाद अगर हम बात करें मिडल पीस की, तो मिडल पीस में कई सारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है स्पर्म की मोटिलिटी हो सके। और टेल की बात करें स्पर्म में, इसमें आपका एक्सियल फिलामेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन साइड मूवमेंट ऑफ द, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के इन साइड मूवमेंट में हेल्प करता है क्या, टेल, ताकि वो अच्छे से जा करके उसका फर्टिलाइजेशन हो सके। इसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही ज़्यादातर जो है इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट, ह्यूमन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है डायग्राम सहित। अगर डायग्राम सहित कर दे तब तो आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, लेकिन अगर डायग्राम सहित नहीं भी लिखा है, आपको जो भी मन में थोड़ा बहुत भी डायग्राम लग रहा है कि हाँ चलो हम बना देते हैं, अगर बना दोगे ना बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, बना दिया करो। फिर अगर हम बात करें ह्यूमन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, तो इसमें सबसे पहले हमने कुछ बातें लिख देनी है, उसके बाद हमें स्ट्रक्चर बना देना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है उससे हमारा एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं जायगोट। जायगोट जैसे ही बन गया तो उसके अंदर क्या होता है आपका माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद वो उसी के अंदर जो होता है ओविड यूट्रस के अंदर, जिससे कि 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और 16 डॉटर सेल से वो आपके बनते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। और इस स्टेज का नाम होता है मोरुला। मोरुला फिर से डिवाइड होता है और वो चेंज करता है अपने आप को वो बन जाता है आपका ब्लास्टोसिस्ट। वो आपका क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। और जो आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट है जो कि हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और जो उसका अंदर जो होता है वो इनर सेल मास। और जो ट्रोफोब्लास्ट है यही अटैच होता है जाकर के एंडोमेट्रियल की, यूटेरस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से। साथ ही जो यूट्रिन वॉल होती है वो डिवाइड हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट, उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अटैच हो गया यूट्रिन वॉल से, उस स्टेज को हमने क्या कहते हैं कि हाँ भाई अब हमारा इम्प्लांटेशन जो है ना वो हो गया है। और जो इनर लेयर है ब्लास्टोमेयर्स का, वो आपका क्या करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लोगे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, क्या फीमेल गेमिट। यहाँ पे फीमेल गेमिट मेल गेमिट ने फ्यूज किया, यहाँ पे 2
2 बन गया, फिर माइटोसिस हुआ 4 सेल बन गया, फिर 8 सेल बन गया। इसी सेल को हम कहते हैं मोरुला स्टेज। अब यहाँ से जो आपका जो है ओवम निकला है तो ये रहा, यहाँ पे आपका फ्यूजन हो गया, ये आपका फ्यूजन हो गया। बाद में आगे चल करके यहाँ पे आपका ब्लास्टोसिस्ट बन गया और ये आपका जो है इम्प्लांटेशन हो गया है। तो ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गया और हमने यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट को भी दिखा दिया कि ये आपका जो है ट्रोफोब्लास्ट है और ये आपका क्या है, इनर सेल मास है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर भी हमने बना लिया और हमने चीज़ें भी लिख ली। इसके बाद आपका है कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, उसके स्पेसिफिक एक्शन बताने हैं FSH, LH, एस्ट्रोजन के, प्रोजेस्टेरोन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। पहले हम मेंस्ट्रुअल के बारे में पूरी चीज़ें लिख देंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो एवरी 28 डे पे जो है वो शुरू होता है, जिसमें कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की वो ब्रेक डाउन होती है। वो ब्रेक डाउन होने से ब्लीडिंग होता है और एवरी मंथ जो है ये ब्लड का जो फ्लो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं ओवरी के अंदर कई सारे हार्मोन से। वही आपके हार्मोन के बारे में बताना है, LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में। सबसे पहले हम एक एक स्टेज को ले लेते हैं। सबसे पहला जो है जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुआ वो आपका कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो हार्मोन के लेवल है LH, FDH आपका जो हो गया, सॉरी यहाँ पे FSH होना चाहिए, LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो बहुत कम होते हैं, जिससे कि क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है एंडोमेट्रियल लाइन का। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइन है वो ब्रेक डाउन हो गई। इसमें हम पूरा बता रहे हैं कि सिर्फ हार्मोन के क्या फंक्शन है, हम ये नहीं बता रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ये नहीं। इसमें हम बता रहे हैं कि जितने भी हार्मोन है LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका किस फेज में किस तरह से योगदान होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, ये हम बात कर रहे हैं। फिर सेकंड आपका आ जाता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इसके अंदर पिट्यूटरी हार्मोन FSH और LH बढ़ जाता है, जैसे कि ओवेरियन हार्मोन भी एस्ट्रोजन वो रिलीज होता है। FSH जो होता है वो फॉलिकुलर फेज को कंट्रोल करता है और साथ ही इससे फॉलिकल का ग्रोथ देखने को मिलता है। दोनों FSH और LH बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं अपने 14th डे पे। 14th डे पे क्या होगा, बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच जाएंगे, पीक लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर अगर हम बात करें थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, जो LH हार्मोन पीक पे पहुंच जाता है जिसे LH स्विंग भी कहते हैं, जिससे कि रप्चर हो जाता है, जो मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, जिससे कि क्या रिलीज हो जाता है आपका ओवम। लास्ट में जो ल्यूटेल फेज आता है, तो ल्यूटेल फेज में LH और FSH हार्मोन वो घटने लग जाते हैं ओव्यूलेशन के बाद, और उसके बाद फिर जो रप्चर हुआ अब वो आपका क्या इसमें बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटेम में। और कॉर्पस ल्यूटेम अब क्या करता है, आपका प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। अब हम इसके डायग्राम से देख लेते हैं, हमने डायग्राम भी बना लिया। ये आपका पिट्यूटरी हार्मोन लेवल और ओवेरियन हार्मोन लेवल। मेंस्ट्रुएशन की बात करोगे तो यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कम है, LH और FSH भी आपके कम है। जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं अपने 14 डे पे जब हम जा रहे हैं, तो LH सर्ज जो है, LH जो पूरा चला गया, FSH भी बिल्कुल पीक चला गया, इसे हम LH सर्ज कहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन हो गया। और ये जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये भी आपका इसी तरह जा रहा है। ओव्यूलेशन के दौरान यहाँ पे एस्ट्रोजन का जो है लेवल वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे अब यहाँ से ओव्यूलेशन निकल गया उसके बाद आपका क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम सिक्रीट करने लगता है प्रोजेस्टेरोन। तो जैसे कॉर्पस ल्यूटम ने प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट किया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो बढ़ गया और जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो कम हो गया। अब जो है इस तरह से आपका बढ़ गया। फिर लास्ट में जब बिल्कुल 28 डे होने वाला रहता है तो वापस जैसा ही शुरू में था वैसा ही नॉर्मल जो है ये हो जाता है, जैसा यहाँ है वैसा ही ये यहाँ भी हो जाता है। ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपको काफ़ी सारे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे।